वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1185 को, जो कि सच कहूँ तो काफी ट्रेजेडी से भरा है। इसमें हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती है और इस चैप्टर का एंड लिटरली में काफी क्रेजी है। इसलिए बिना टाइम गवाए हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर का टाइटल होने वाला है लीव मी बी, और ये टाइटल भी प्रीवियस चैप्टर की तरह ब्रूक के गाने का रेफरेंस है, जो कि तुम्हें चैप्टर में पता चल ही जाएगा। और इस चैप्टर का कवर पेज एक रिक्वेस्टेड कवर पेज है, जहाँ पे हैंकॉक कुकिंग ट्रेनिंग के मिडल पे होती है और सोच रही होती है कि मैं चाहती हूँ ये खाना लूफी खाए, जो कि सच कहूँ तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ कि चैप्टर में क्या हमें देखने को मिलेगा। तो चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं लॉर्ड रिविन वो ब्रूक को लेडी कैंडल के हवाले कर देता है और उसे कहता है कि ब्रूक को प्रॉपर इटिक्वेट मैनर्स और सही तमीज सिखाई जाए, क्योंकि उस समय का ब्रूक बिल्कुल अलग था। वो आज के फनी स्केलेटन ब्रूक की तरह ही शरारती था, लेकिन उसमें बिल्कुल भी तमीज नहीं थी। जैसे ही वो रॉयल पैलेस के कोर्टयार्ड में पहुंचता है, वहां मौजूद लेडीज को देखकर उनकी खूबसूरती पर कमेंट करना शुरू कर देता है। कैंडल तुरंत उसे रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन ब्रूक को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो उल्टा कैंडल को ही पूरे पैलेस की सबसे सुंदर औरत बोल देता है। और यहीं से हमें कैंडल की पर्सनालिटी समझ में आती है। वो किंगडम की एक रिस्पेक्टेड नोबल वुमेन थी, हर कोई उनकी इज्जत करता था और वो खुद भी डिसिप्लिन और डिग्निटी को बहुत इंपॉर्टेंस देती थी। लेकिन ब्रूक की आदत तो सबको पता ही है। थोड़ी देर बाद वो एक लेडी के पास जाकर सीधा वही सवाल पूछ लेता है, जिसके लिए आज भी वो पूरी दुनिया में मशहूर है। वो क्या है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम समझ गए होगे। पर ये देखकर कैंडल को गुस्सा बहुत आता है। और इस सीन का पर्पस सिर्फ कॉमेडी नहीं था। ओडा यहाँ हमें दिखाना चाहते थे कि ब्रूक बचपन से ही ऐसा था। उसकी वियर्ड हैबिट्स कोई नई चीज नहीं है। वो हमेशा से ही लोगों को हंसाने और ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करने वाला कैरेक्टर रहा है। इसके बाद कैंडल उसे म्यूजिक स्कूल ले जाती है और वहाँ ब्रूक एक इंटरेस्टिंग बात बोलता है। वो कहता है कि अगर स्कूल के रूल्स उस पर ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो वो कभी भी एक ग्रेट म्यूजिक नहीं क्रिएट कर पाएगा। और सच कहूँ तो ये लाइन ब्रूक के फ्यूचर को फोरशैडो करती है, क्योंकि आगे चलकर वही ब्रूक दुनिया का सबसे फेमस म्यूजिशियन में से एक बनेगा। म्यूजिक स्कूल के स्टूडेंट भी ब्रूक से जलते हैं, क्योंकि उस लेडी कैंडल के साथ रहने का मौका जो मिल रहा है, इसलिए जलन तो किसी को भी होगा। लेकिन कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा अब शुरू होता है। एक दिन शॉर्ट प्रैक्टिस के दौरान ब्रूक कैंडल से पूछता है कि क्या कोई ऐसा आदमी है जिसे वो पसंद करती है। ये सुन के कैंडल पहले तो थोड़ा शर्मा जाती है, लेकिन फिर सच बता देती है। वो कहते हैं कि हाँ, एक ऐसा आदमी है जिसे मैं दिल से चाहती हूँ, लेकिन वो इंसान उसकी पहुंच से बहुत दूर है। इसलिए उसने शॉर्ट्समैनशिप सीखी और इसीलिए ही वो खुद को मजबूत बना के रखती है, ताकि वो उस व्यक्ति के पास रह सके। यहाँ ब्रूक को गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि शायद कैंडल उसी की बात कर रही है, लेकिन कैंडल तुरंत मना कर देती है। ये मोमेंट काफी फनी है, लेकिन साथ ही में हमें कैंडल की इमोशंस की एक झलक देखने को मिलती है। उसके दिल में किसी के लिए गहरी फीलिंग थी, लेकिन इसके बाद कहानी एक सीरियस मोड ले लेती है। ब्रूक याद करता है कि लेडी कैंडल किंगडम के लिए क्या मायने रखती है। उसके मुताबिक कैंडल सिर्फ एक नोबल वुमेन नहीं थी, वो पूरे किंगडम का सन थी। जहाँ कैंडल होती है वहाँ उम्मीद अपने आप आ जाती है और वहाँ लोगों के चेहरे पर मुस्कान होती है। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटती है जिससे सब कुछ बदल जाता है। एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का शिप किंगडम के पास आता है। उस शिप के साथ आई सेलेस्टियल ड्रैगन, और जैसे कि हम पहले भी वन पीस में देख चुके हैं कि जहाँ भी सेलेस्टियल ड्रैगन जाते हैं वहाँ तबाही और दर्द साथ लेकर जाते हैं। उनकी ओवरवेयरिंग और एरोगेंट नेचर ने पूरे किंगडम का माहौल खराब कर दिया। लोग डरने लगे। उस किंगडम की खुशियां तो जैसे कि खत्म ही हो गई थी। और सबसे बुरा असर पड़ा कैंडल लेडी पर। मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल प्रेशर इतना ज्यादा था कि कैंडल कई महीनों तक बिस्तर पर ही पड़ी रही। लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रहता। कुछ समय बाद एक खुशखबरी आई। सूरी के पिता, जो पहले बोरिस प्रिंस के नाम से जाने जाते थे, नए राजा बन गए। और इसी के साथ एक और बड़ी अनाउंसमेंट हुई। उनकी शादी लेडी कैंडल से होने वाली थी। पूरा एस्पेरिया खुशी से झूम उठा। और फिर हम लोग फ्लैशबैक में वो दिन देखते हैं जिस दिन प्रिंसेस सूरी का जन्म हुआ था। ब्रूक याद करते हुए बताता है कि जैसे ही सूरी पैदा हुई, पूरा किंगडम खुशी से झूम उठा था। ये उस परिवार की खुशी थी जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। ब्रूक फिर सूरी की तरफ देखते हुए कहता है, इसी वजह से मैं तुम्हारे माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे सबसे बड़े उपकार करने वाले लोग हैं। और फिर हमेशा की तरह ब्रूक अचानक गाना गाने लगता है। लेकिन सूरी के मन में एक और सवाल था। वो ब्रूक से पूछती है, ब्रूक, अगर मैं किसी मुश्किल में पड़ गई तो क्या तुम मेरी रक्षा करोगे? और ये सवाल सुनते ही ब्रूक तुरंत जवाब देता है, बिल्कुल, मैं अपनी जान की बाजी लगा के तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन सूरी संतुष्ट नहीं होती है। वो फिर पूछती है, क्योंकि मैं पापा और माँ की बेटी हूँ इसलिए ना। और ये सुनने के बाद एक पल के लिए ब्रूक चुप हो जाता है। फिर दिल से जवाब देता है,
नहीं, क्योंकि तुम हो। लेकिन जवाब देने में थोड़ी देर हो गई थी। इसे सूरी गुस्से में गाल फुला लेती है और चिल्लाती है, बहुत देर लगा दी, दिल से बोलो ना। सूरी का गुस्सा शांत करने के लिए ब्रुक उसे एक गोल गोल घूमने वाली लॉलीपॉप दे देता है और कुछ देर में दोनों फिर हंसते खेलते नजर आते हैं। उसके बाद शॉर्ट ट्रेनिंग होती है। फिर सूरी ब्रुक के कंधों पर बैठकर महल के आसपास घूमती है। दूर से उसे अपने माँ बाप नजर आते हैं। सूरी खुशी से चिल्लाती है, पापा, और किंग रुइन तुरंत उसे टोक देते हैं, पापा नहीं फादर बोलो, क्या तुम अभी भी छोटी बच्ची हो? लेकिन सूरी को क्या फर्क पड़ता है, वो हंसते हुए कहती है, फादर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनते ही किंग रुइन शर्मा जाते हैं और क्वीन कैंडल बस मुस्कुरा देती है। लेकिन इसी दौरान ब्रुक सूरी को एक अजीब सा गाना सिखाता है। वो गाता है, मुझे अकेला छोड़ दो। सूरी हंस पड़ती है और पूछती है, ये कैसी लैंग्वेज है? तब ब्रुक बताता है कि ये कामी गाटा नाम के वेस्टर्न रिलीजन की बोली है, एक ऐसी बोली जो थोड़ी अलग, कैजुअल और मजेदार होती है। गाने का मतलब कुछ ऐसा है, मुझे अकेला छोड़ दो, कैंडी के पीछे नाचने वाले पपी को घुमाओ, आखिर में अभी भी एक बच्चा ही तो हूँ। और अब इसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। जिस साल प्रिंसेस सूरी 15 साल की हुई, उसी साल इस्पेरिया पर एक ऐसी आफत आ पड़ी जिसने पूरे देश की किस्मत ही बदल दी। नरेटर बताता है कि उस साल इस्पेरिया से म्यूजिक ही गायब हो गया और एक म्यूजिक लविंग किंगडम के लिए इससे बड़ी ट्रेजेडी शायद कुछ और नहीं हो सकती। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक आम फॉग है, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि ये कुछ और ही है। फॉग इतना घना था कि पूरा आइलैंड उस पर कवर हो गया। एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीना और देखते ही देखते आधा साल बीत गया। इस्पेरिया के सबसे बड़े खजाने, उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नमी और जहरीली हवा की वजह से सड़ने लगे। जो शहर कभी गाने और संगीत से गूंजता था, वहां अब सिर्फ लोगों की खांसी की आवाज सुनाई देती थी। और धीरे धीरे फॉग ने स्मोक का रूप ले लिया। जहरीली धुआं हर घर में घुस गया और सांस लेना भी एक सजा बन गई थी। लेकिन फिर भी ब्रुक हार मानने वालों में से नहीं था। अपनी सड़ चुकी गिटार को पकड़कर वो लोगों के लिए गाना गाते रहता था, लेकिन गाने के बीच में ही उसकी खांसी निकल जाती थी। वो खुद भी उस जहरीली हवा का शिकार हो रहा था। नरेटर बताता है कि इस टॉक्सिक स्मोक ने हजारों लोगों के लंग्स को बर्बाद कर दिया और सिर्फ बीमार ही नहीं किया, बल्कि काफी सारे लोगों की जान भी ले ली। पूरा देश टूट गया था, लेकिन क्वीन कैंडल अब भी लोगों को उम्मीद दे रही थी, फॉग एक दिन जरूर हट जाएगी। और सच में आखिरकार फॉग खत्म हो गई, लेकिन उसके छोड़े हुए जख्म कभी नहीं भरे। इकोनॉमी टूट चुकी थी, लोगों का हौसला भी टूट चुका था और फिर सबसे बड़ा झटका लगा, क्वीन कैंडल की मौत हो गई। पूरा इस्पेरिया आंसू में डूब गया। किंग रुइन, ब्रुक और प्रिंसेस सूरी सबकी हालत काफी बुरी थी। सभी लोग रो रहे थे। क्वीन के गुजरने के बाद एक और खौफनाक खबर आई। वर्ल्ड गवर्नमेंट को दिया जाने वाला हैविली ट्रिब्यूट जमा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि रॉयल ट्रेजर खाली हो चुकी थी और अगर ट्रिब्यूट नहीं दिया गया तो इस्पेरिया की वर्ल्ड गवर्नमेंट मेंबरशिप खतरे में पड़ सकती है। इसी दौरान सूरी और ब्रुक ट्रेनिंग कर रहे थे और यहाँ पे ओल्डा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग हिंट दिया है। ब्रुक नोटिस करता है कि सूरी बार बार ऐसे मूव करती है जैसे वो फ्यूचर देख सकती हो। ये शायद एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी का पहला हिंट हो सकता था। सूरी के अंदर अपनी माँ की तरह एक महान वॉरियर बनने की पोटेंशियल थी। वो कहती है, मैं मम्मा की तरह बनूंगी। ब्रुक भी मानता है कि सूरी में बहुत टैलेंट है, लेकिन वो जानता है कि एक राजकुमारी का बैटलफील्ड में जाना कितना डेंजरस हो सकता है। इस बीच सूरी नोटिस करती है कि किंग रुइन कुछ दिनों से बहुत परेशान रहते हैं। ब्रुक कहता है कि उसे वजह पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। उसका फर्ज सिर्फ राजा की आज्ञा मानना है। फिर सूरी ब्रुक से एक पर्सनल सवाल पूछता है, क्या तुम्हारा सपना पायलट बनना नहीं था? ये सवाल सुनकर ब्रुक का जवाब बहुत पावरफुल था। वो कहता है, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड आता है, मेरा अपना सपना बाद में भी पूरा हो सकता है। यानी ब्रुक अपने सपने से भी ज्यादा रुइन और कैंडल के एहसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इसीलिए वो किंगडम नहीं छोड़ रहा था। सूरी फिर मजाक में कहती है, जब तुम पायलट बनोगे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, और ब्रुक तुरंत मना कर देता है। फिर फाइनली सच सामने आता है। किंग रुइन पूरे किंगडम को इकट्ठा करते हैं और वो एक ऐसा राज बताते हैं जो सबके होश उड़ा देता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इस साल के हैविली ट्रिब्यूट के बदले पैसे नहीं मांगे, उन्होंने मांगे थे 1000 गुलाम, यानी कि 1000 जिंदगियां, जिन्हें होली लैंड भेज दिया जाता। और होली लैंड भेजे जाने का मतलब था मौत से भी बदतर जिंदगी। पूरा किंगडम शॉक में चला गया। कुछ रो पड़े, कुछ लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन रुइन का फैसला पक्का था। वो अपने लोगों का कुर्बानी बिल्कुल भी नहीं देगा, चाहे इसका मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ जंग ही क्यों न लड़ना हो। और इसी तरह इस्पेरिया ने दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत को चैलेंज कर दिया। वर्ल्ड गवर्नमेंट 2 महीने बाद गवर्नमेंट का फ्लीट आइलैंड पर उतरने वाला था।
और अब जंग तय थी और सिटीजन्स डर के मारे टूटने लगे। तब ब्रुक ने हमेशा की तरह गानों के जरिए उनका हौसला बढ़ाया। वो मजाक करता था, गाने गाता था और लोगों को याद दिलाता था कि डर के सामने झुकने से कुछ नहीं मिलेगा। लोग हंसने लगते थे, उनके चेहरों पर फिर से उम्मीद लौट आती थी। लेकिन फिर अलार्म बज उठा, दुश्मन आ गए हैं। गवर्नमेंट फोर्सेस नॉर्दर्न पोर्ट पर लैंड कर चुकी थी। हर तरफ आग लग चुकी थी, तलवारें टकरा रही थी, चीखें गूंज रही थी और ब्रुक बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में वो मरीन्स और गवर्नमेंट एजेंट को गिराते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो पैलेस पहुंचता है तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो देखता है कि वही बगीचे जल रहे हैं जहां वो कभी सूरी के साथ घूमा करता था। और यहीं पर चैप्टर अपने सबसे इमोशनल और डेंजरस पॉइंट पर पहुंच जाता है। इस्पेरिया जल रहा था, वर्ल्ड गवर्नमेंट आ चुकी थी और अब एक ऐसी ट्रेजेडी होने वाली थी जो ब्रुक की पूरी जिंदगी बदल देगी। और फिर जब पूरा इस्पेरिया में आग जल रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्रुक के कानों में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, वही गाने जो वो सूरी के साथ गाया करता था। जैसे जैसे ब्रुक पैलेस के करीब पहुंच रहा था, गाने के लिरिक्स और भी अजीब लगने लगे थे। ये सिर्फ एक बचपन का गाना नहीं लग रहा था, ये तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी बड़ी तबाही का वार्निंग हो। ब्रुक हाँफते हुए पैलेस के अंदर दौड़ता है और कहता है, योर मैजेस्टी, प्रिंसेस सूरी। और आखिरकार वो थ्रोन रूम के अंदर तक पहुंच जाता है और दरवाजा खोल देता है। लेकिन जो चीज उसने अंदर देखी, उसने ब्रुक को जिंदगी भर के लिए हिला दिया था। एक पल के लिए ब्रुक जैसे फ्रीज हो गया हो, उसकी आंखें फट गई थी, उसका चेहरा डर से भर गया था, क्योंकि थ्रोन रूम के अंदर का मंजर किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। सबसे पहले ब्रुक की नजर किंग रूइन पर पड़ती है, जो कि जमीन पर पड़े हुए थे। उनका शरीर खून से लथपथ था, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बुरी तरह से मार दिया गया हो। लेकिन ये सबसे शॉकिंग बात नहीं थी। किंग रूइन के पास खड़ी थी प्रिंसेस सूरी, पर क्या वो वही सूरी थी? क्योंकि उसके सर पर सींग निकले हुए थे और उसके बैक पर भी विंग्स निकले हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और ये तो हम सबको ही पता है कि अंदर क्या हुआ होगा। प्रिंसेस सूरी डूमी रिवर्स के इफेक्ट में आ गई होगी। लेकिन शौक अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि थ्रोन रूम में एक और शख्स मौजूद था। एक अंधेरी आग से घिरी हुई डरावनी सिलवटे। उसका रूप बिल्कुल उन मॉन्स्टर फॉर्म जैसा लग रहा था जो हमने गोरोसे के ट्रांसफॉर्मेशन में देखा है। एक ऐसी मौजूदगी जिसे देखकर डर लगे। और अगर ये वाकई गोरोसे में से कोई एक था तो इसका मतलब था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने खुद इस्पेरिया के खिलाफ एक्शन लिया था। लेकिन उसके साथ एक और खौफनाक चीज थी। रूम के अंदर कोने में आराम से बैठा हुआ था एक होली नाइट। जैसे कि ये सब उसके लिए कोई बड़ी बात हो ही ना। खून, जंग और बर्बादी उसके लिए रोज का काम हो, ऐसा लग रहा था। और सबसे दर्द देने वाली बात थी, वो चैन से सिगरेट पी रहा था, उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। ब्रुक कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा परिवार टूट चुका था और वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे खतरनाक लोग उनके थ्रोन रूम में खड़े थे। फिर प्रिंसेस सूरी ने अपना सर उठाया और सीधा ब्रुक की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक अजीब सा सुकून, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर उसने कहा, ब्रुक, वॉर खत्म हो चुका है। ब्रुक सिर्फ उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। और फिर सूरी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो? और यह चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है कि क्या किंग रूइन मर चुके हैं या फिर प्रिंसेस सूरी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ किसी वजह से डील कर लिया? और सबसे बड़ा सवाल, थ्रोन रूम के अंदर आखिर हुआ क्या था? ओल्डा ने चैप्टर को बिल्कुल उस पॉइंट पर खत्म किया है जहाँ पे फैंस के पास सवालों के अलावा और कुछ भी नहीं हो। और अब अगला चैप्टर ही बताएगा कि आखिर हुआ क्या था, कि इस्पेरिया की असली ट्रेजेडी शुरू कहाँ से हुई थी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मेहनत भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।